हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 3 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डीमोनेटाइजेशन के रिगार्डिंग। देखिए, आप सभी जानते हो कि 8 नवंबर 2016 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था। उस दिन क्या हुआ, जो 500 और 1000 रुपए के नोट थे उनको लीगल टेंडर नहीं माना गया। पहले उससे वो क्या होते थे, लीगल टेंडर होते थे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये लीगल टेंडर क्या होता है। देखिए, मान लीजिए जैसे आप एक कोई पर्सन है आप, और आप किसी शॉप पे गए और आपने उसको 500 रुपए का नोट दिया और बोला कि मुझे कुछ इसका सामान खरीदना है, तो सामने वाला ना उसको मना नहीं कर सकता। यानी कि सामने वाले के ऊपर क्या थी, कंपल्शन थी। पर 8 नवंबर 2016 के बाद हमने इनको बोला कि ये अब लीगल टेंडर नहीं रहे, तो सामने वाला मना कर सकता था। तो एक तरह से जो नोटबंदी थी उसी को बोल देते हैं डीमोनेटाइजेशन। अब अगर आप नोटिस करोगे तो अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जजेस की बेंच थी, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उन्होंने वर्डिक्ट दिया है जिसमें यह बात करी गई है कि जो डीमोनेटाइजेशन का प्रोसेस था ना, उसमें कुछ गलत नहीं था। एक्चुअल में ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट है जहां पर 4 जजेस ने इसके फेवर में बात करी है और एक जज दैट इज जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने इसके अगेंस्ट में वर्डिक्ट दिया है। तो जो जजेस इसके फेवर में थे उन्होंने बात करी है कि देखो, ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या नहीं हुए, पर एक जो प्रोसेस था ना उसको प्रॉपरली फॉलो किया गया है। जैसे गवर्नमेंट आरबीआई के साथ लगभग 6 महीने तक डिस्कशन में थी, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आरबीआई का यहां पे रोल था। जबकि जो माइनॉरिटी वर्डिक्ट है जहां पर एक जज दैट इज जस्टिस बीवी नागरत्ना जी है, इन्होंने बात करी है कि नहीं, यहां पर इनके अंदर लिखा गया है कि एज डिजायर्ड बाय सेंटर। आरबीआई ने क्या लिखा है कि जैसा कि सेंटर की चाहता था, जैसा सेंटर चाहता था। तो ये क्या दिखा रहा है कि आरबीआई ने अपनी मनमर्जी यहां पे नहीं की, आरबीआई की बात नहीं सुनी गई, ऐसा यहां पे जस्टिस बीवी नागरत्ना जी को लगा। तो इस तरह से 4:1 के हिसाब से हमने देखने को मिला कि जो डीमोनेटाइजेशन का प्रोसेस है उसको अपहेल्ड किया गया। अब एक चीज रियलाइज कीजिए कि डीमोनेटाइजेशन ऐसा कि पहली बार नहीं हुआ था जो हमने 2016 में देखा ना, नहीं। उसके पहले भी 1946 के अंदर हमने देखा था जब 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट्स को डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया। उसी तरह से 1978 के अंदर भी हमने डीमोनेटाइजेशन पहले देख रखी थी। अब ये जो 2016 की ना डीमोनेटाइजेशन थोड़ी कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत सारे इसके रिगार्डिंग मोटिव्स बताए गए कि क्यों हम डीमोनेटाइज क्यों कर रहे हैं, नोटबंदी क्यों करी गई। तो बहुत सारे रीजन बताए गए, जैसे करप्शन को कर्ब करना, उसी तरह से जो फेक करेंसी है, ठीक है, जाली जो करेंसी होती है उसको एलिमिनेट करना, टेररिज्म को टैकल करना, ठीक है ना। अदरवाइज होता क्या था कि कैश की फॉर्म से लोगों को टेररिज्म में प्रमोट किया जाता था। ब्लैक मनी को हटाना, ठीक है, और साथ ही साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना। अब इनमें से देखो कुछ ऐसे मोटिव्स थे जिनको हम कुछ हद तक अचीव कर पाए, ऑन द अदर हैंड कुछ मोटिव्स को हम अचीव शायद उतना लेवल तक नहीं कर पाए। तो इसी वजह से होता क्या है ना, कुछ डीमोनेटाइजेशन से कुछ फायदे देखने को मिलते हैं और कुछ नुकसान भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे फायदे तो वही हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे, जो मोटिव्स थे, पर इससे अक्सर बात करी जाती है कि जो छोटे व्यापारी होते हैं ना, कई बार उनको नुकसान हो गया। इसी तरह से जो नई करेंसी हम लेकर आएंगे उसके रिगार्डिंग प्रिंटिंग कॉस्ट हो गया, वो सारी चीजों में भी दिक्कत आती है। और साथ ही देखो, बात हमने क्या करी थी कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को हम खत्म कर देंगे या बाकी सारी चीजें, पर वो सारी चीजें तो अभी भी चलती हुई देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारे इश्यूज भी इसके रिगार्डिंग हमें नोटबंदी के देखने को मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि डीमोनेटाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल, ब्लैक मनी को, उसकी सर्कुलेशन को हटाना, ये एक इंपॉर्टेंट मोटिव था, ठीक है, और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो क्या बात करता है क्रोएशियाज एंट्री इनटू शेंजन जोन। अब ये शेंजन जोन समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि यूरो जोन क्या होता है। समझो, देखो जो क्रोएशिया है ना, उसने यूरोपियन करेंसी दैट इज यूरो उसमें शिफ्ट कर लिया। अब क्रोएशिया के अंदर क्या चलेगा, यूरो चलेगा, और इसके साथ ही उन्होंने शेंजन जोन का भी उसको भी ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो यूरो जोन की बात होती है ये आखिर है क्या। देखो, आप सभी जानते हो यूरोपियन यूनियन के बारे में, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आती हैं। अब यूरोपियन यूनियन में से वो वाली कंट्रीज जिनके यहां पर हमें उनकी जो नेशनल करेंसी है वो यूरो देखने को मिलती है, उनको क्या बोल देते हैं हम, यूरो जोन बोल देते हैं। इन सभी कंट्रीज के अंदर आपको यूरो करेंसी ही देखने को मिल जाएगी। अब अगर किसी कंट्री को यूरो जोन का मेंबर बनना हो या यूरो एरिया का मेंबर बनना हो, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि कंट्री के अंदर ना जो इकोनॉमिक हालात हैं या लीगल सिचुएशन है वो थोड़ी ठीक होनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है, वहां पर किस रेट पर आप जो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो आपस में एक्सचेंज कर रहे हो वो बहुत अनस्टेबल तो नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन अगर ट्रू होल्ड करती हैं तो डेफिनेटली वो कंट्री यूरोजोन के अंदर आ सकती है।
अभी जो 27 यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज हैं उनमें से 20 जो हैं वो हमें यूरो करेंसी उनकी हमें देखने को मिल जाती है। अब अगर आप नोटिस करोगे, देखो क्रोएशिया ये सारी चीजों को फॉलो करता था और इस वजह से हमें देखने को मिला है कि क्रोएशिया ने यूरोजोन को ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो वर्ड है शेंजन जोन, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखो अगर आप लोग ना कभी शायद यूरोप गए हो या नहीं भी गए तो आपने कभी सुना जरूर होगा, जैसे कि अगर मान लो कि आपने एक बार वीजा ले लिया ना तो आप बड़ी आसानी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हो, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी। ऐसा नहीं होता कि अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग वीजा लेना पड़ रहा है, राइट। वो इसलिए है क्योंकि यहां पर इन्होंने जो अपनी रिस्ट्रिक्शंस है ना उनको बिल्कुल कम किया हुआ है। आप आसानी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर सकते हो। तो एक तरह से क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है पीपल का। आराम से आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाओगे, कोई ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, कोई इस तरह के पेपर वर्क बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो एक तरह से काफी फ्री मूवमेंट होता है। इसी को क्या बोल देते हैं, शेंजन एरिया। और जो वीजा मिलता है यहाँ के लिए क्या होता है, शेंजन वीजा, उसका नाम हम बोल देते हैं। तो आप लोगों को ये वर्ड ध्यान रखने की शेंजन आखिर होता क्या है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या है महादेई रिवर के बारे में। देखो दरअसल में क्या है ना, थोड़ा कर्नाटका और गोवा के बीच में थोड़ा वाद विवाद चल रहा है रिगार्डिंग महादेई रिवर। तो इसको समझना जरूरी है कि इंपॉर्टेंट रिवर है कहां से। तो नोटिस करना, जो हमारा गोवा स्टेट है ना, वहां की ये लाइफलाइन की तरह ट्रीट की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते हो जो नदियां होती हैं उनसे हमें पानी मिलता है, ठीक है। वहां पे एग्रीकल्चर हो गया या बाकी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या फिर जो लोगों के लिए भी पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है। तो जो गोवा है ना, गोवा के लिए महादेई रिवर या मांडोवी रिवर भी बोल सकते हो, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर वहां की बन जाती है, इसलिए इसको लाइफलाइन बोला जाता है। एक मांडोवी हो गया, जुआरी हो गया, यही दो मेजर वहां पे रिवर्स हैं, ठीक है ना। मर्मुगांव हार्बर के बारे में आई एम वेरी श्योर आप सभी ने सुना होगा। तो अगर आप नोटिस करो, ठीक है ना, तो जो पानाजी है, ठीक है, जो पहले कैपिटल थी बेसिकली, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही आप नोटिस करो, महादेई क्या है, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है ना। ओरिजिनेट कहां से होती है, वेस्टर्न घाट से। कई बार ना यहाँ पर कंफ्यूज करा देता है कि कहां से ये ओरिजिनेशन हो रही है। तो ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है, वेस्टर्न घाट्स, बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो इस वजह से होता है क्या है ना कि कर्नाटका, गोवा, इनके बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डिस्प्यूट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोवा कर्नाटका के बीच में है, नहीं, गोवा तो है ही है, कर्नाटका भी है, साथ ही साथ यहाँ पे महाराष्ट्र भी इसके अंदर आ जाता है। तो तीनों पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर काफी महादेई रिवर के रिगार्डिंग डिस्प्यूट रहता है। एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है। यहाँ क्या बोल रहा है, महादेई क्या है, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर ओरिजिनेट होती है और अरेबियन सी में फॉल करती है। द आंसर इज यस, ये बिल्कुल ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं कि वाटर डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन गोवा एंड आंध्र प्रदेश ओवर महादेई रिवर, जी नहीं, आंध्र प्रदेश का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। दरअसल में ना जो वाटर डिस्प्यूट्स है उसके लिए आप जानते हो ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। अब होता क्या है, ये ट्राइब्यूनल्स के अंदर गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये तीन पार्टीज आपस में इस ट्राइब्यूनल के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, ताकि जो महादेई रिवर के रिगार्डिंग उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर उनके जो इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व कर पाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। चलते हैं आगे, अगला टॉपिक है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल के बारे में। अभी क्या हुआ है, वैकुंठ एकादशी, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर मौके के ऊपर जो श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल है वहां पर लाखों जो श्रद्धालु थे वो हमें देखने को मिले। तो थोड़ा टेम्पल ये न्यूज में आ गया, तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो टेम्पल है ना, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को, ठीक है। एक तरह से लॉर्ड विष्णु के ही है, श्री रंगनाथ उन्हीं के एक तरह के फॉर्म है। तो नोटिस कीजिएगा यहाँ पर कि वैष्णवाइट टेम्पल है और ये 400 साल से भी ज्यादा पुराना टेम्पल हो जाता है। कई बार यूपीएससी हमसे ये भी पूछ लेता है कि कौन सी नदी के किनारे है, तो ये कौन सी नदी है, मूसी रिवर के किनारे हमें देखने को मिल जाता है। तो ये दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, इतना पता लग गया तो इससे हम डेफिनेटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज समेत शिखर जी। अब देखो आप नाम समझो, शिखर जी, शिखर क्या होता है, शिखर हम कहते हैं किसी की चोटी को, जो पीक होती है, और जी का मतलब क्या होता है, किसी को आदरणीय। तो ये जो पर्टिकुलर शिखर जी है ना, ये दरअसल में एक मेमोरेबल पीक है, एक तरह से जो सम्मानित, जिसको बोलते हैं सम्मानित चोटी है एक तरह की। तो है क्या, एक दरअसल में जो जैन है उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर पीक हमें देखने को मिल जाती है। हर साल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सर ये है कहाँ पे, ये दरअसल में है झारखंड के अंदर। आपने देखो जानते हो कि जैनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमें तीर्थंकर देखने को मिल जाते हैं। जो 23वें तीर्थंकर है ना, उनको वो कौन से हैं, पार्श्वनाथ जी, ठीक है। आप पार्श्वनाथ कह लीजिए, पार्श्व बोल लीजिए, या फिर पारसनाथ भी बोला जाता है। तो ये जो समेत शिखर जी है, ये इसी पारसनाथ हिल्स के भी ऊपर ही हमें देखने को मिलता है इन द स्टेट ऑफ झारखंड। दरअसल में है क्या, जो 23वें तीर्थंकर थे ना, उन्होंने जो मोक्ष था वो यहीं पे अटेन किया था। तो इसलिए बहुत सारे जैन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। अब आप जानते हो, देखो जैनिज्म के अंदर दो सेक्ट हैं, एक है दिगंबर, एक है श्वेतांबर। दिगंबर वो थे स्काई क्लैड जिनको बोलते हैं,
ठीक है ना। और ऑन द अदर हैंड श्वेतांबर कौन से थे, जो व्हाइट क्लोथ्स को वेयर करते थे। ठीक है, आप जानते हो सफेद कपड़े जो पहनते थे उनको श्वेतांबर बोला जाता था। दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते थे उनको हमने दिगंबर्स बोलते थे। दिगंबर के अंदर आ जाते थे कौन, भद्रबाहु जी, राइट, इनके जो लीडर थे। ऑन द अदर हैंड श्वेतांबर के कौन थे, ये थे स्थूलभद्र, राइट। तो ये दोनों के दोनों जो है ना सेक्ट, चाहे दिगंबर की बात कर लीजिए या श्वेतांबर की बात कर लीजिए, ये दोनों ही के लिए ही इंपॉर्टेंट साइट यहां पर बन जाती है। हर साल क्या होता है, हजारों की संख्या में जो जैन पिलग्रिम्स हैं वो यहाँ पे यात्रा करते हैं, नियरली 27 किलोमीटर चलकर जाते हैं ताकि समेत शिखर जी तक वो प्रॉपरली वहां तक पहुंच पाए। अगर आप नोटिस करोगे तो 5 ना मेन श्राइन्स हैं जैनिज्म के अंदर। एक है अष्टपद, ठीक है, आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से आप गिरनार के बारे में जानते हो, ठीक है, ये आपको दिखेगा कहां पे, गुजरात के अंदर, ठीक है, जो जूनागढ़ है उसके पास में आपको देखने को मिल जाएगा गुजरात के अंदर। उसी तरह से माउंट आबू, दिलवारा टेम्पल्स, दरअसल में माउंट आबू आ जाता है राजस्थान के अंदर, और कुछ पार्ट इसका यहाँ पे आपको गुजरात के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से एक है शत्रुंजय, ठीक है, ये कहां पर है, ये दरअसल में ना ये भी गुजरात के अंदर ही है, जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट है ना उसके अंदर पलीटाना करके जगह है, ये भी वहां पे जैन टेम्पल्स का एक समूह को ही बोला जाता है। उसी तरह से पांचवा कौन सा है, शिखर जी, ठीक है, समेत शिखर जी, इसी को पांचवा ये जो मेन श्राइन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अभी जो हमारे होम मिनिस्टर जी हैं दैट इज अमित शाह जी, उन्होंने बोला है कि हमें ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना होगा ताकि जो बॉर्डर के रिगार्डिंग हमारी सिक्योरिटी है ना उसको हम इंप्रूव कर पाए। देखो आप एक चीज नोटिस करो, आप जानते हो कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर लगता है, काफी लंबा बॉर्डर है हमारा इंडिया और चाइना का। वहां पर हर जगह पर सिक्योरिटी का होना थोड़ा मुश्किल है। हम कोशिश करते हैं डेफिनेटली, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह है डेफिनेटली, पर उसके साथ ही साथ वहां पर जो लोकल विलेजेस के लोग हैं वो क्या काम कर सकते हैं, इंडियन आर्मी के ना एक तरह की आइस की तरह काम कर सकते हैं। मान लो कि कोई चीज होती है वहां पे, कोई हलचल होती है, चाइना अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे अगर वहां के गांव के लोग होंगे जो हमें बता पाए कि ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, हम अपने बॉर्डर्स को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसी लिए क्या बनाया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इस बार की जो फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच थी ना उसमें इसका जिक्र हुआ था। क्या करना चाहते हैं, जो चाइना बॉर्डर के आसपास एरियाज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इनमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं। अब वहां पर आप खुद सोचो, जहां पहाड़ियों के अंदर हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, होगा क्या, वहां कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, वहां दूर दूर से टूरिस्ट घूमने आएंगे, वहां पर लोग रहने लगेंगे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना, अभी लोग हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ से दूर जा रहे हैं कि वहां पर रहने की दिक्कत आती है। पर अगर हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देगी तो लोग वापस यहाँ पर रहने आएंगे, तो घर बनेंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो ये वाला एरियाज ना इंडिया के लिए काफी डेवलप्ड हो जाएगा। उस तरह से ये विलेजेस क्या हो जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली माइग्रेशन जो बाहर जा रही थी, यहाँ से लोग बाहर जा रहे थे, वो यहाँ पर आकर रहने लग जाएंगे और इंडिया की सिक्योरिटी को बूस्ट करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज 108th इंडियन साइंस कांग्रेस। दरअसल में है क्या, अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस पर्टिकुलर कांग्रेस को इनॉग्रेट किया गया, 108th इंडियन साइंस कांग्रेस को। ये क्या काम करती है, देखो जो साइंस है आप जानते हो आने वाले टाइम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो भी बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, अनुसंधान की बात करते हैं। ठीक है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उन्होंने जय विज्ञान का नारा दिया था, ठीक है ना, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जय अनुसंधान का दिया है। ये बात थी साइंस की, ये बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो हमारी कंट्री में हमारी गवर्नमेंट का काफी फोकस है साइंस को प्रमोट करने के लिए। उसी तरह से देखो 1914 से ही ना हम ये चीज कोशिश कर रहे हैं। ये इंडियन साइंस कांग्रेस में दरअसल में 1914 में बन गई थी, तो वहां से हम मीटिंग करते आ रहे हैं कैसे हम इसके अंदर प्रमोशन लेकर आए, स्पेशली स्टेम के अंदर। स्टेम क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इसके अंदर हम कैसे लोगों को प्रेरित करें। इसके साथ ही सिर्फ मैन ही नहीं, महिलाएं भी इसके अंदर अगर आगे आएंगी तो वो चीज भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छी हो गई। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंडियन साइंस कांग्रेस के अंदर हमें देखने को मिलती है, जहां रिसर्चर आपस में मिलते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, वुमेन को कैसे लेकर आ सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। तो जो ISCA है, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, इसका 1914 में एस्टेब्लिश हुई थी, और वहां से हमें देखने को मिला है कि ये जो एक तरह की बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब देखिए आज के ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, जैसे आप सभी ने कल का आंसर्स लिखे थे, मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस के भी मुझे नीचे आंसर बताएंगे कि क्या सही है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। पांचों के पांचों आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कल मैंने आपको 5 ट्रू फॉल्स दिए थे, इनके आंसर्स में आपको बता देता हूं। देखो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल पर्शियन गल्फ और गुल्फ ऑफ ओमान को ही लिंक करती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। डीलिमिटेशन के विषय मैंने आपको बताया था, सेंसस के बाद किया जाता है, तो भैया ये स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। GST के डिसीजंस कितनी मेजॉरिटी के साथ थे, 75%, मैंने बताया था ना 3/4 मेजॉरिटी,
तो भैया 50% तो नहीं है, ये भी फॉल्स है। भीमा कोरेगांव बैटल वो थर्ड एंग्लो मराठा वार के अंदर हमें देखने को मिली थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी इंडिया और सऊदी अरेबिया, नहीं, ये भी फॉल्स ही स्टेटमेंट है। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट ट्रू था, बाकी चारों फॉल्स थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, कुछ 2-4 स्टूडेंट्स से जिन्होंने थोड़ा गलत दिया है, बट डोंट वरीज, आप इंप्रूव करते जाइए एंड आई एम वेरी श्योर कि आप प्रीलिम्स के अंदर बहुत अच्छा करोगे। मैंने कल भी पीडीएफ डाल दिया था, ठीक है, आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर जाके डेफिनेटली इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। तो फ्रेंड, दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।